पर्सनल सवाल से शुरू करूं अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, क्यों नहीं। तो आप क्रिया योग के अभ्यासी हैं और वहां से राजयोग कैसा लग रहा है? राजयोग एक योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी दुरूह नहीं है। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश को संचालित करने के लिए जैसे एक कर्मयोगी के रूप में पूरे समर्पण के साथ इस देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, तो आज भारत दुनिया के लिए एक प्रतीक बना है। भारत के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। मुझे लगता है कि राजनीति में इस प्रकार की आवश्यकता है और इसलिए वह मेरे लिए, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए इस क्षेत्र में कार्य करने में कोई भी कठिनाई नहीं है। मौजूदा और देश और प्रदेश पे आते हैं, लेकिन मेरा वह भी आपके व्यक्तित्व और व्यक्तिगत चीज़ों से हट नहीं रहा हूँ। आपको कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि मुझे अध्यात्म की दिशा में जाना है, योग की दिशा में जाना है? देखिए, विद्यार्थी जीवन में मैं सोचता था कि भाई वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या पढ़ लिख करके नौकरी करके और अपने घर गृहस्थी को चलाना ही क्या यही जीवन का उद्देश्य है? क्या इससे भी बढ़कर कुछ है? मैं कई आश्रमों में गया, कई संतों के संपर्क में भी आया, उनका सानिध्य भी प्राप्त किया। विद्यार्थी जीवन में योग के प्रति रुचि थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रियात्मक जो योग है, यह जब मैं इसकी तह में गया कि वास्तव में देन किसकी है, किसने दिया है, तो मुझे पता लगा कि क्रियात्मक योग जो है यह महायोगी गोरक्षनाथ की देन है। और योग के माध्यम से उन्होंने इतने रहस्य उद्घाटित किए हैं कि हर प्रकृति का व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति उनमें से किसी एक साधना को अपने लिए चुन सकता है। तो मैंने उनके बारे में और जानकारी ली। वह कालखंड था राम जन्मभूमि आंदोलन का। तो मेरी मुलाकात उस समय हुई, राम जन्मभूमि मुक्ति समिति के अध्यक्ष थे गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यनाथ जी महाराज। उनके सानिध्य में मैं आया, उनसे संपर्क मेरा बढ़ा। योग की प्रारंभिक जानकारी उनसे लेने के बाद गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के ही योग संस्थान में योग के बारे में आगे जाना सीखा और उसके बाद एक योगी के रूप में ही जीवन यापन करना जीवन का लक्ष्य बना। आपके जो गुरु थे अवैधनाथ जी, उनका राम जन्मभूमि आंदोलन से बड़ा जुड़ाव था। जी, तो क्या हम ये माने कि वो सपना बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है? देखिए, सपने तो साकार होने के लिए देखे जाते हैं और मुझे लगता है कि नियत साफ हो तो नियंता भी मदद करता है। आप जब मुख्यमंत्री पद की आपने शपथ ली, तभी लोगों को लगने लगा कि इस पे कोई एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जो एक यथास्थिति बनी है। तो अगर ऐसे देखें तो एक निश्चित चुनिंदा समय के लिए सभी लोग सत्ता में आते हैं, तो आपके जब 1 वर्ष पूरा हो रहा होगा, तब तक क्या नींव रखी जा सकेगी? देखिए, हम लोगों ने विजन पूरे देश के सामने रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसे आज हिंदुस्तान शिखर सम्यक समागम के रूप में भी आप लोग यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये विजन 2022 का जो रखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने भी रखा है। 2022 में जब ये देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण
कर रहा होगा। आपने मेरे सवाल का जवाब हाँ, नहीं मैं दिया। वही आ राम रहा हूँ। जन्मभूमि मतलब राम मंदिर का शिलान्यास मैं आपका वही एक आ वर्ष रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। एक ऐसे भारत के निर्माण का जो हमारे संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचा सके, जो गरीबी से मुक्त हो, दरिद्रता से मुक्त हो, गंदगी से मुक्त हो, हर प्रकार के अराजकता से, आतंकवाद से मुक्त हो, राम राज्य एक जैसा होता है। समृद्ध भारत हो। मुझे लगता है कि यह स्थिति राम राज्य की है। जी, तो आप मान करके चलिए इस देश के अंदर राम राज्य आने वाला है। चलिए आप समय सीमा नहीं बता रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक साल पूरे होते होते उसकी स्थापना शुरू हो जाएगी। वे हम तो रोज ही इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है, युद्ध स्तर पर लग करके उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता उस लक्ष्य को प्राप्त कर रही है और इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। अयोध्या में 3 बार गया हूं मुख्यमंत्री बनने के बाद, और अयोध्या की पहचान दीपावली भी अयोध्या से जुड़ी है। इसका आयोजन भी हम लोगों ने अयोध्या से किया है और भी अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं। जो अयोध्या अब तक अछूती थी, आज वह लोगों की नजर में आई है, वहां का विकास भी हो रहा है। आप वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जब भी अयोध्या गया और अयोध्या वासियों से मिला तो वहाँ तो हमेशा ये होता है जैसे कि हमारी कोई सुधि लेने वाला नहीं है। और जब मैं रोम को देखता हूँ, जब मैं किसी और उस तरह के शहर को देखता हूँ, इवन दक्षिण भारत के जो तीर्थ स्थान हैं उनको देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अयोध्या का जो विकास होना था उस तरह से किया नहीं गया। हम लोगों ने किया, हम लोग प्रारंभ किए हैं ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अयोध्या उपेक्षित थी। अयोध्या के विकास के लिए हम लोगों ने अपना एक रोड मैप तैयार किया है और उसको लागू भी किया है। हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। अभी हम लोगों ने अयोध्या में लगभग 137 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं का शुभारंभ किया है। अयोध्या में सरयू जी का बड़ा महात्म्य है। अयोध्या में रामलीला का आयोजन न हो, उसको फिर से हम लोगों ने वहां पर प्रारंभ किया है कि वहां पे अनवरत रामलीला का मंचन अयोध्या में होते रहना चाहिए। सरयू जी की आरती होकर के सरयू जी की अविरलता और निर्मलता के प्रति श्रद्धालु जनों में एक जागरूकता पैदा हो, इसके लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। सरयू जी और अयोध्या के बीच में रिवर फ्रंट बना करके उसके विकास और उसके सुंदरीकरण की एक कार्य योजना, अयोध्या का समग्र विकास हो, हर प्रकार से हो। वो केवल हमारे लिए आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के रूप में न हो, बल्कि भौतिक विकास के साथ साथ हम रामायण की थीम को वहां पर किस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिए हमने व्यापक कार्य योजना वहां की बनाई है। और उस पर हम मंदिर के अलावा सारी चीजें हो रही हैं। नहीं, ये तो प्रस्तावना है। आखिर प्रस्तावना कोई बड़ा कार्य हो, आने वाले दिनों में बड़ा कार्य करने के पहले कुछ तो आपको तय करना होगा ना। ठीक है, आपने विकास की बात की, आपने 2022 की बात की। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जब देश 75 साल का हो तो वहाँ भय, भूख, गरीबी ये सब समाप्त हो चुका हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में हर वर्ष 15 लाख बच्चे इंजीनियर होते हैं और उनको नौकरी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ रोजगार जनरेट नहीं हो रहा है, ऐसा माना जाता है। इसके लिए सरकार कुछ कर रही है? हाँ, हम लोग देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने अपनी एक नई औद्योगिक नीति को, जो व्यापक निवेश और रोजगार की संभावनाओं वाली है, उसको लेकर के हम लोग आ चुके हैं। फरवरी में हम लोगों ने अपना एक ग्लोबल समिट यहाँ पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। औद्योगिक वातावरण के लिए चाहिए प्रदेश के अंदर कानून का राज, हमारा पूरा फोकस है उस पर। उद्योगों के लिए चाहिए लैंड बैंक और बुनियादी ढांचागत विकास। इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किए हैं। हम लोग 1 महीने के अंदर ही एक नया एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने जा रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि हम मार्च तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी अपना कार्य प्रारंभ करें।
उत्तर प्रदेश के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में ये आपके कार्यकाल में दोनों एक्सप्रेसवे पूरे हो जाएंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आप पूर्वांचल क्या एक्सप्रेसवे। मानते हैं कि मेरा कार्यकाल तो असीमित है? जी आप ये पॉइंट नोट किया जाए। आप उसको सीमाओं में क्यों बांध रहे हैं? जी मैं पहले कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, मैं इसे थोड़ा संशोधित कर दूं। आप आश्चर्य करेंगे, जी जब मैं पहली बार सांसद का चुनाव लड़ने के लिए उतरा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप क्या करेंगे। तो मैंने कभी एक सांसद चुना जाऊंगा तो मैं जानता था सांसद की क्या क्षमताएं होती हैं, प्रयास करूंगा। उस समय गोरखपुर के अंदर दो मुद्दे थे। एक दूरदर्शन का स्टूडियो भवन का निर्माण होना चाहिए और एक बाजार है धर्मशाला बाजार, वहां पे एक ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए। खैर 1 वर्ष के अंदर ही हम इसका शिलान्यास भी करवा दिए थे। कार्य प्रारंभ हुआ, शिलान्यास हुआ, कब बना किसी को पता ही नहीं, काम भी हो गया। लोग कहते थे कि आपने कार्यकाल के दौरान बना देंगे। उसके बाद गोरखपुर में 6 ओवरब्रिज बन गए। गोरखपुर में बहुत सारे कार्य उसके बाद हुए। एम्स का भी शिलान्यास हो गया, फर्टिलाइजर का भी प्रधानमंत्री जी ने 16 में शिलान्यास कर दिया। आज वे मुद्दे ही नहीं है। मैं कह सकता हूं जी कि एक्सप्रेसवे 2 तो बन ही जाएंगे, जेवर का हमारा एयरपोर्ट भी बनेगा। हम उत्तर प्रदेश के हर बड़े महानगर को रीजनल एयर कनेक्टिविटी के साथ भी जोड़ देंगे। बहुत अच्छे कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे और ये संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के साथ साथ रोजगार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर पर यहाँ पर जो संभावनाएं हैं युवाओं के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारा बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग अब तक 6 लाख से ऊपर उत्तर प्रदेश की युवाओं को हम लोगों ने उसमें एनरोल किया है। 3 लाख से अधिक लोगों को हम लोग किसी न किसी उद्योग के साथ या रोजगार और नौकरी के साथ जोड़े हैं। और अभी तो मुझे लगता है कि हम आगामी 6 महीने के दौरान यहाँ पर 4 लाख से अधिक नौकरियों को लेकर के आने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सेवाओं में। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। हाँ। जब आप आए थे तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे आप लोगों ने चुनाव लड़ा था। डीजीपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को एनकाउंटर करने की छूट दे दी गई है और जितने एनकाउंटर अभी कुछ महीने में हुए हैं इतने शायद 1-2 साल में नहीं हुए होंगे उत्तर प्रदेश में। हाँ, यह सच है कि पहले की सरकारें अपराधियों को संरक्षण देती थी, उन अपराधियोको अपहरण करने के लिए उपयोग करती थी, उन अपराधियों से अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करती थी। लेकिन हम लोगों ने चुनाव में जो बात कही थी कि अपराध के मुद्दे पर हम 0 टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेंगे और हम लोगों ने उसी पर कार्य भी प्रारंभ किया है। पुलिस के कार्यों में कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। दूसरा, इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 1400 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं। पहली बार हो रहा है कि अपराधी जेल से बेल पे छूटने के बावजूद अपना बेल निरस्त करा रहा है कि साहब मैं बाहर नहीं जाना चाहता। जेल ज्यादा 1100 से अधिक अपराधियों ने उत्तर प्रदेश के बाहर की जेलों में इन्होंने जाकर के उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के सरेंडर किया है और बाकी 800 के ऊपर अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर भी जेलों में जाकर के सरेंडर किए हैं। एक अपराधियों के अंदर भय का वातावरण पैदा भय हो, लेकिन आम जनता के प्रति पुलिस उतनी ही फ्रेंडली हो, यह हमारा लक्ष्य है और तेजी के साथ उसमें सुधार हुआ है। हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आम जन के प्रति जो हमारी भावनाएं रही हैं चुनाव के पहले वह पूरी होंगी और उत्तर प्रदेश के अंदर हम कानून का राज स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा पद शायद रिक्त पड़े हुए हैं पुलिस कर्मियों के। हाँ, 1.5 लाख के आसपास हैं और उसमें हमारी प्रक्रिया होमगार्ड जोड़ लें तो शायद 2.5 लाख हो जाएंगे कुछ। नहीं, होमगार्ड में नहीं है। टोटल हमारे पास कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के जी 1,46,000 के आसपास पद खाली हैं। हमारी पहली प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई थी, हाई कोर्ट में भी कुछ मामले लंबित थे। हमारी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दिसंबर में पहली लगभग 46,000
भर्तियों की पहली प्रक्रिया, हमारी 47,000 भर्ती की पहली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी अगले महीने से? हाँ, अगले दिसंबर में। जी। और ये मान करके चलिए कि हम आगामी 3 वर्ष के दौरान इन सभी भर्तियों को पूरा कर देंगे और प्रदेश के अंदर हमारे पास जो फोर्स की कमी है इसको दूर करेंगे। इसके अलावा केवल फोर्स का ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी का राज्य है, एक बड़ा राज्य है, हमारी सीमा आसपास के राज्यों से तो मिलती ही है, साथ साथ नेपाल से भी मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सुरक्षा की दृष्टि से भी, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों को यहाँ पर सतर्क रहना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 15 वर्षों के अंदर जिस प्रकार की राजनीति हुई है, इस राजनीति ने सुरक्षा के सामने गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत की हैं और उसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एटीएस को भी, एसटीएफ को भी स्ट्रेंथन किया है। साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ का गठन, जो यहाँ पर बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो उसके लिए भी हमने अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। पुलिस में आपके यहाँ पर प्रदेश के अंदर, प्रदेश में विपरीत परिस्थितियों में शांति बहाली में पीएसी की बड़ी भूमिका होती थी। पर उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसकी मानसिकता में परिवर्तन के लिए कुछ काम है ना, इसके लिए काम हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। उसमें बड़े आरोप लगते रहे हैं। पीएससी पे कोई आरोप नहीं थे। अब कोई अपने मानसिकता, अपने वोट बैंक साधने के लिए फोर्स को ही बदनाम करे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएससी ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन पिछली सरकारों ने 54 पीएससी की कंपनियां ही समाप्त कर दी। हम उनको फिर से भर्ती करने जा रहे हैं और पीएससी को उसका गौरव हम फिर से प्रदान करेंगे। कितने लोग जैसे 54 कंपनी आपने कहा, उसके बाद आधुनिकीकरण एक और मुद्दा है, कितने लोगों की नई भर्ती आप 1 साल 1.5 साल में आप ये मान के चलिए कि हम आगामी 3 वर्ष के अंदर 1.5 लाख पुलिसकर्मी और सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रदेश के अंदर हम लोग करेंगे। एक आपने अभी पीएससी के पॉलिटिकल उपयोग की, उसकी छवि के साथ बात की। एक अंतर मैं आप में महसूस करता हूं। आप बड़े फायर ब्रांड लीडर रहे हैं शुरू से, अभी भी आप हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं बीजेपी की नज़र में। आपका केरल में उपयोग कर रहे हैं, आपका गुजरात में कर रहे हैं। आपको लगता है कि इससे एक खास वर्ग में, कुछ लोग कहते हैं कि एक भय का वातावरण पैदा होता है, आप इस संबंध में क्या सोचते हैं? पिछले 7 महीने में तो किसी ने ये नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में कहने नहीं कहा, लेकिन बाहर तो कहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग जब सुरक्षित हैं तो देश के लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक बात ये कही जाती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में बड़ी तब्दीली आई। पहले आप मुस्कुराते बहुत कम थे, अब आप गुस्सा बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मैं पहले जैसे था वैसे आज भी, वैसे ही आज भी है। मुझ में कोई अंतर नहीं आया है। लोगों का दृष्टिकोण बदला होगा मेरे बारे में। एक बात पर्यटन के विकास की, आपने धार्मिक पर्यटन की बात की कि अयोध्या को आप विकसित करेंगे। आप अयोध्या के साथ जब भी भाषण देते हैं तो काशी और मथुरा का नाम लेना नहीं भूलते। इससे कुछ लोग बड़े पॉलिटिकल अर्थ निकालते हैं और कुछ लोगों में भय का संचार हो जाता है कि ये, आपने जैसे कहा, एक प्रस्तावना कि एक बड़े एजेंडा की शुरुआत है, अयोध्या के बाद फिर काशी और मथुरा में भी कुछ होने जा रहा है। देखिए, हम लोगों ने तो सभी जगह के लिए किया है। देखिए, अयोध्या में 137 करोड़ रुपए की लागत से हमारी पर्यटन की योजनाएं चल रही हैं। भारत सरकार की, मैं पर्यटन की बात नहीं कर रहा। जैसे ही आप अयोध्या के साथ काशी मथुरा जोड़ते हैं, लोगों को संघ का पुराना एजेंडा, सारी चीजें याद आ जाती हैं और लोग थोड़े घबराने लगते हैं। अयोध्या के साथ साथ अयोध्या है, काशी है, मथुरा, हमारी 7 पवित्र नगरियां। आप उस पर अडिग हैं। लेकिन मैं चित्रकूट भी गया था, मैं तो प्रयागराज में भी गया था। मैं 3 बार प्रयागराज होकर के आया हूं। मैं आगरा भी 3 बार होके आ गया हूं। अब तो ताजमहल भी गए, ताजमहल भी गए, और ताजमहल में आपने कहा कि भारत के खून पसीने, भारतीयों के खून पसीने से बना है। आपने वहाँ सफाई भी की। क्या मैं एक नई सुलह कुल की नीति लखनऊ में पैदा होती देख रहा हूँ? आगरा सुलह कुल का शहर है। अकबर ने सुलह कुल की नीति बनाई थी ताकि लोगों के मन से भय समाप्त हो सके। तो क्या उसकी शुरुआत आगरा से की आपने? देखिए, मैंने शुरुआत तो अयोध्या से की है। आप बिल्कुल उससे डिगने को तैयार नहीं और है। अयोध्या से मैंने शुरुआत की है और आगरा भी गया हूं। अयोध्या
का विकास भी होगा, आगरा का भी विकास होगा। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के टूरिज्म के लिए ढेर सारी संभावनाएं हैं। अगर ये टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट करके हम उसको रोजगार के साथ जोड़ सकें तो हमारे बहुत सारे यूथ को उससे रोजगार मिलेगा। पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं यहाँ बढ़ सकती हैं और इसके लिए हम लोग यहाँ पर कार्य करने जा रहे हैं। इस पर हमारी कार्य योजना है। मेरा मानना है कि जितना टूरिस्ट वर्तमान में यूपी में आता है इसमें कई गुना वृद्धि की जा सकती है। एक रेडियो फीवर का सवाल है, उसके ऑडियो से पूछवाएंगे या मैं सीधे पूछूं? रेडियो फीवर का एक सवाल है, हमारा रेडियो स्टेशन है उत्तर प्रदेश का अग्रणी, कि ऑपरेशन रोमियो तो ठीक है, महिलाओं के घर के भीतर महिलाओं को अपने घर के भीतर उत्पीड़न सहना पड़ता है, उसके उनको न्याय में देरी न हो, जो महिलाएं घरेलू हिंसा का या घरेलू उत्पीड़न का शिकार होती हैं। इस पर सरकार क्या कुछ कर रही है? ये सवाल हमारी की रिंकी शर्मा का है जो रेडियो फीवर की ओर से पूछ रही है। एकदम हम लोगों ने इसके लिए कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, यानी बाहर चौराहे पर जो सोहदे किस्म के शरारती तत्व बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही है। हम लोगों ने घर के अंदर भी हो रही हिंसा को रोकने के लिए 1090 के नाम पर एक कॉल, 181 के नाम पर यहाँ पे हेल्पलाइन जारी की है। साथ साथ रेस्क्यू वैन भी हम लोगों ने प्रत्येक जनपद में उपलब्ध करवाई है। प्रदेश के अंदर हम लोगों की, यानी ये नई सरकार हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने 64 नई रेस्क्यू वैन जारी की और प्रदेश के अंदर आज 75 के 75 जनपदों में रेस्क्यू वैन महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए हर समय तत्पर है। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों में त्वरित कार्रवाई हो, प्रदेश के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की कार्रवाई हमारी प्रारंभ होने जा रही है, जिससे हम उनको त्वरित न्याय भी मिल सके, सही और सस्ता न्याय भी मिल सके, इसके लिए भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। सवाल मेरे पास जनता से भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन समय की मर्यादा है और कल तो अवनीश अवस्थी जी ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया था कि इस समय तक खाली कर दीजिएगा, तो मैं उस अल्टीमेटम का सम्मान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।